हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे एसएससी जेईई की प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग दैट कैन बी अलाउड ऑन द सॉइल विदाउट द सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू। तो जो परमिसिबल वैल्यू उसको एक्सीड किए बिना ही और जो हमारा सेटलमेंट है वो हुए बिना ही हम कितना नेट लोड लगा सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? क्या उसे नेट प्रेशर कहते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, क्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, या फिर सेफ बियरिंग प्रेशर कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले एक हम फुटिंग जैसा कुछ बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी फुटिंग, और ऊपर से हमारा सॉइल का लोड लग रहा होता है। तो ये बेस ऑफ द फुटिंग है, ये हमारा बेस ऑफ द फुटिंग है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सॉइल हमारी होगी, सॉइल का भी कुछ लोड लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी सॉइल प्रेजेंट होगी, सॉइल प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये पूरी जो हाइट है, ये हमारी जो पूरी हाइट है, इसको डीएफ के नाम से दे देते हैं। ये जो हमारी हाइट है फुटिंग की, ये हमारा डीएफ हो जाएगा, और ये हमारा बेस है फुटिंग का। तो अगर अब इसको देखें इस डायग्राम के थ्रू हम सारा समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कुछ लोड लग रहा होगा जो ऊपर से आता है, अप्लाइड लोड लग रहा होगा। तो अगर हम बात करें ग्रॉस प्रेशर की, ग्रॉस प्रेशर की बात की जाती है, तो ग्रॉस प्रेशर क्या होता है? ग्रॉस प्रेशर वो होता है जब हम टोटल कितना लोड लगा सकते हैं, टोटल प्रेशर की हमारे सॉइल का जो प्रेशर है वो, और जो हमारी फुटिंग का प्रेशर है, टोटल ये लोड कितना हमारे सॉइल पे जो बेस है हमारी फुटिंग पे उतना लोड लग सकता है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रेशर। वेल, वहीं पर अगर हम अल्टीमेट प्रेशर की बात करते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है जिसको हम क्यू यू से शो करते हैं। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है जो हम बेस ऑफ द फुटिंग पे लगा सकते हैं, लेकिन बिना शियर फेलियर के। तो हमारा कोई शियर फेलियर और सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वो अल्टीमेट ग्रॉस प्रेशर जिसपे हमारा कोई भी शियर फेलियर और हमें कोई सेटलमेंट देखने को ना मिले, जो हमारे बेस ऑफ फुटिंग पे हम लगा सकते हैं, वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा। वहीं पर अगर हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें अगर माइनस कर दें हम गामा डीएफ, मतलब क्या, जो हमारा सॉइल का वेट है उसे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाता है। ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाता है, जैसे हम के एन यू से शो करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये जो के एन यू वैल्यू हमारी निकल के आई है, ये तो हमारा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो गया। जब इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद हम अलग से, जब हम इसको, जो हमारा के एन यू वैल्यू निकल के आई है, जब इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये हमारा हो जाता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। और यहाँ जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकल के आया, जब इसमें हम गामा डीएफ जो होता है हमारा अलग से ऐड कर देते हैं, जो हमारा जो स्ट्रेस निकल के आ रहा है अलग से, जो सॉइल का स्ट्रेस है, जब उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है। और यही सेफ बियरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी लोड है जो बिना सेटलमेंट और बिना शेयर फेलियर के हमें परमिसिबल वैल्यू हम अप्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लग रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेफ बियरिंग प्रेशर। सेफ बियरिंग प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टेक्नीशियन रिपोर्ट द लिक्विड लिमिट ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले एज 50%। तो एक टेक्नीशियन ने रिपोर्ट किया है कि लिक्विड लिमिट जो है हमारी अनडिस्टर्ब्ड क्ले की क्या है, 50%। तो WL की वैल्यू हमें दे रखी है 50% अकॉर्डिंग टू द राल्फ एंड पैक। तो राल्फ एंड पैक के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ दिस क्ले। तो कंप्रेशन इंडेक्स को किससे शो करते हैं, पहले ये बात देख लेते हैं। तो CC से हम कंप्रेशन इंडेक्स को शो करते हैं। और राल्फ एंड पैक वाली इक्वेशन कौन सी होगी, जो अनडिस्टर्ब्ड क्ले के लिए होती है। तो एक होता है हमारा अनडिस्टर्ब्ड क्ले के लिए जो इक्वेशन होती है, उसको हम तरजाकी एंड पैक या फिर राल्फ एंड पैक अनडिस्टर्ब्ड जो क्ले होती है उसके लिए बोलते हैं। तो CC की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 0.009 WL -10। तो WL -10, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0.009 WL की वैल्यू हमारी 50 है, -10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। यहाँ पर ये 0.009 मल्टीप्लाई बाय 40 है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा 1000 आ जाएगा, ये 0 हटाने से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 4 से 36 होता है, और नीचे 2 डेसिमल आ जाएंगे। नीचे 2 0 है तो 1 डेसिमल हमारे यहाँ पर आ जाएगा, और हमारी 0.36। तो हमारी जो CC की वैल्यू हमारी निकल के आई है, जो हमारे कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो निकल के आई है 0.36। वेल, वहीं पे एक और डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो अगर एक और वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर अगर रिमोल्डेड के लिए लिखा होता तो रिमोल्डेड के लिए इक्वेशन क्या हो जाती है, रिमोल्डेड के लिए इक्वेशन हो जाती है हमारी, जो रिमोल्डेड होता है, रिमोल्डेड क्ले होती है, अगर हमारी डिस्टर्ब्ड क्ले होती, रिमोल्डेड क्ले होती, जिसको हम एक और नाम से शो करते हैं, वो है हमारे स्कैम्पटन्स एम्पेरिकल इक्वेशन। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, रिमोल्डेड क्ले से भी पूछ सकता है और स्कैम्पटन एम्पेरिकल इक्वेशन से भी पूछ सकता है, एम्पेरिकल इक्वेशन से या इंडेक्स से पूछ सकता है CC की वैल्यू। तो CC की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, CC की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0.007 और WL -10 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है,
क्योंकि कोई भी तरीके से पूछ सकता है, तो दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड। तो वो बोल रहा है कि कौन सा सुटेबल रोलर है हमारे प्रूफ रोलिंग सबग्रेड के लिए। तो एक तो जो सबग्रेड्स हमारे प्रूफ रोलिंग सबग्रेड्स के लिए, एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स विद क्लेई सॉइल। तो यहाँ बस क्लेई सॉइल देख के पिघलना नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से समझना है। तो एक तो वो बोल रहा है कि कौन सा सुटेबल है कि प्रूफ रोलिंग सबग्रेड, जो पेवमेंट्स में हमारे सबग्रेड्स हैं उन पे रोलिंग करने के लिए सबसे सुटेबल रोलर कौन सा है, एंड फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए, और एक बस हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए जिसकी फिल्स जो है वो क्लेई सॉइल है। वेल, अब पहले वाले रोलर की बात करें, न्यूमेटिक रबर टायर्ड रोलर है हमारा, पहला रोलर है न्यूमेटिक रबर टायर्ड रोलर। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में जो फाइन ग्रेन और हमारे जो कोहेसिव नॉन कोहेसिव सॉइल होती हैं, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये याद रखना आपको, एक तो ये पूछ सकते हैं, तो फाइन ग्रेन सॉइल हुआ या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल हुई, नॉन कोहेसिव जो इसमें कोहेजन नहीं होगा, नॉन कोहेसिव सॉइल्स हुए, तो इनके लिए बेस्ट है हमारा ये न्यूमेटिक रबर टायर रोलर। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि शीप फुट रोलर, सबको याद है क्योंकि बहुत मोस्टली कॉमनली पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्ले सॉइल देख के सब शीप फुट रोलर पे क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। शीप फुट रोलर हमारा, ये बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ क्लेई सॉइल जो होती है, जो क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल जो होती है उसके कॉम्पैक्शन के लिए शीप फुट रोलर हमारा सबसे बेस्ट है। इसको टेम्पिंग रोलर भी कहा जाता है, इसे टेम्पिंग रोलर भी कहा जाता है। वेल, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर की बात करते हैं तो ये एकदम हमारे वाइब्रेटरी रोलर की तरह होता है। तो स्मूथ व्हील रोलर जो है हमारा वो एकदम वाइब्रेटरी रोलर की तरह ही होता है, बस इसमें हमारा जो सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है, वो है वाइब्रेटरी इक्विपमेंट का। तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बेस्ट सूटेड होते हैं हमारे वीकर एग्रीगेट के लिए, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट जो है वो वीकर होता है, एक तो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं। और प्रूफ रोलिंग सबग्रेड के लिए, तो प्रूफ रोलिंग सबग्रेड के लिए भी हमारे ये बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। ये वाले जो स्मूथ हमारे व्हील हैं वो हमारे प्रूफ रोलिंग सबग्रेड के लिए भी उम्दा तरीके के माने जाते हैं, जहाँ पर हमारा फिनिशिंग जो है वो क्लेई सॉइल से किया जा रहा हो, सबग्रेड्स के लिए ये सबसे उम्दा माने जाते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, स्मूथ व्हील रोलर। वेल, वहीं पर अगर हम वाइब्रेटरी रोलर की बात करें तो ये बेसिकली वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर हमें एयर, जो वॉइड्स हैं उससे एयर हमें हटाना हो, डेंसिफिकेशन करनी हो हमें अपने पर्टिकुलर सॉइल की, तो डेंसिफिकेशन करने के लिए, एयर को हटाने के लिए जहाँ पर किया जाता है वहां पर ये वाइब्रेटरी रोलर को यूज किया जाता है। ये हमारा जो पार्टिकल्स उसको रीअरेंज कर देता है बाय रिमूविंग द एयर, तो एयर को रिमूव कर कर जो डेंसिफिकेशन कर देता है और जो जितने पार्टिकल्स हैं उनको रीअरेंज कर देता है। और ये ग्रैनुलर सॉइल के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है, ग्रैनुलर सॉइल पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा स्मूथ व्हील रोलर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ D10, D30 एंड D60 रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइजेस इन मिलीमीटर, तो सारे जो साइजेस हैं जो D10, D30, D60 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब पार्टिकल्स का साइज वो mm में है, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर CC। तो एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करें तो उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं ये लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की अगर बात की जाती है तो बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 अप इंटू D10। तो D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 की बात करें तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम CU की बात करें, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला होता है हमारा D60 अपॉन D10, D60 अपॉन D10 हमारा CU हो जाता है। अगर हम बात करें वेल ग्रेडेड सॉइल की बात करें, वेल ग्रेडेड सॉइल की बात करते हैं तो जो CC की वैल्यू, जो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू हमारी 1 से लेके 3 के बीच में ही रहनी चाहिए। 1 से लेके 3 के बीच में अगर रहती है तो वो वेल ग्रेडेड है, लेकिन अगर 1 से लेके 3 के बीच में नहीं है, मतलब 1 से कम है और 3 से ज्यादा है, 1 से अगर कम है, CC की वैल्यू 1 से कम है और अगर जो CC की वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है, तो ये हमारी पुअरली ग्रेडेड हो जाती है, गैप ग्रेडेड में माना जाता है, पुअरली ग्रेडेड हो जाती है। और अगर हम बात करें ये वाली कंडीशन में है तो ये हमारे वेल ग्रेडेड कंडीशन मानी जाती है, वेल ग्रेडेड कंडीशन इसकी मानी जाती है। सॉइल के लिए हमने देखा है CC की वैल्यू जो होती है हमारी D30 का स्क्वायर अपॉन D60 अपॉन D10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सॉइल हमारी ट्रांसपोर्ट होती है उसे क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, कोएल्यूवियल सॉइल कहते हैं, लोएसिस कहते हैं, फिर टिल कहते हैं। तो कोएल्यूवियल सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोएल्यूवियल सॉइल कहा जाता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा
ट्रांसफर होती है। तो हमारा एक कुछ कंडीशन है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक पेरेंट रॉक होते हैं, तो ये मान लो हमारी पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक होती है, अगर इसके पार्टिकल्स जो हवा के वजह से, एयर के वजह से, वाटर के वजह से डिकम्पोज होते हैं और वहीं पे रह गए, अगर यहीं पे रिसाइड कर जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो जो सॉइल अपने पेरेंट रॉक के पास ही रह जाती है, उस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। लेकिन हो सकता है कि वो हमारी जो सॉइल है वो वाटर के वजह से, एयर के वजह से, इंसेक्ट्स के वजह से, एनिमल्स के वजह से, ग्रेविटी के वजह से, ग्लेशियर्स के वजह से हो गया, या फिर ग्रेविटी की वजह से, इन किसी भी कारणों की वजह से, ये किसी भी रीजंस की वजह से ये जो सॉइल है हमारी वो ट्रांसपोर्ट कर गई। तो उस तरीके की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उस तरीके की सॉइल को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, अगर रनिंग वाटर के वजह से बात करते हैं, रनिंग वाटर की वजह से अगर देखा जाए, तो रनिंग वाटर की वजह से जो हमें मिली है वो है एलिवल सॉइल। ये किसकी वजह से मिलती है हमें, रनिंग वाटर की वजह से। तो रनिंग वाटर का रीजन हमारा एलिवल सॉइल हो गया। पहले वहीं पे अगर हम बात करें लेक्स की वजह से जो डिपॉजिट होती है, वो हमारी लेक्यूस्ट्राइन सॉइल होती है, जो हमारी लेक्स की वजह से डिपॉजिट होती है। सी के अराउंड जो डिपॉजिट होती है वो हमारी मरीन सॉइल हो गई। सी के अराउंड जो डिपॉजिट होती है वो मरीन सॉइल हो गई। ग्रेविटी की वजह से अभी हमने देख ही दिया कि हमारी कोई एलिवल सॉइल होती है। वेल वहीं पे एयर की वजह से जो डिपॉजिट होती है वो हमारी ल्यूबिसिस होती है। और अगर हम बात करें जो हमारी सॉइल्स हैं, जैसे कि और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ग्लेशियर की वजह से हमने देखा तो ग्लेशियल सॉइल हो जाती है, वो हमारी ग्लेशियल सॉइल कहलाती है। तो ये सब डिफरेंट सॉइल है हमारी, जो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर आती है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है उसको हम बोलते हैं कोलिवल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉम्पैक्शन ऑफ ग्रैनुलर सॉइल आर डन बाय। तो ग्रैनुलर सॉइल जो है हमारी, जो ग्रैनुलर सॉइल है, इनमें से किसके द्वारा भी की जाती है। तो अभी जस्ट हमने पहले देखा था कि यहाँ पर ग्रैनुलर सॉइल जो होती है उसके लिए वाइब्रेटरी रोलर हमारा बेस्ट होता है। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि जो कॉम्पैक्शन है हमारा, कॉम्पैक्शन जो है वो हमारा किसके द्वारा किया जाएगा, वाइब्रेटरी रोलर्स के द्वारा किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ग्रैनुलर मटेरियल द रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग ऑन एनी प्लेन। तो रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग ऑन एनी प्लेन ऑफ द सॉइल मास डिपेंड्स अपॉन। तो किस बात पे ये हमारा जो रेजिस्टेंस है स्लाइडिंग के लिए वो डिपेंड करता है। तो अगर सबसे पहली बात करें तो ये हमारा मान लो कि स्लाइडिंग फेलियर हो रहा है, तो अगर इस सरफेस पे लग रहा है तो यहाँ पर हमारा एक स्लाइडिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये शियर स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ लग रहा होगा। जब तक वो दोनों इक्वल है तो वो हमारा फेलियर कंडीशन एट द वर्ज ऑफ फेलियर होगा। तो अगर ये बात करी जाए कि स्लाइडिंग फोर्स जो है वो कौन किसकी वजह से रुक रहा है, तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ की वजह से रुक रहा है। तो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि C प्लस एन फाइव अपॉन सिग्मा एन टेन फाइव। तो अगर हम बात करें तो ये तो हमारा नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। ये हमारी जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, हमारी नॉर्मल फोर्स की होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है, एक तो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है, और ये हमारा ये जो फाई है ये हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ये हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर और हमारा नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ रैंकाइन थ्योरी। तो रैंकाइन थ्योरी की कौन सी अजम्पशन नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वर्टिकल बाउंड्री फॉर्म्ड बाय द वर्टिकल बैक ऑफ अ स्मूथ वॉल सरफेस। दूसरा बोल रहा है कि सॉइल इज होमोजीनियस एंड ड्राई। थर्ड वन इज सॉइल इज कोहेसिव। और लास्ट बोल रहा है सेमी इनफिनाइट मास ऑफ सॉइल बाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सबसे पहली बात, अगर हम रैंकाइन थ्योरी की बात करते हैं, रैंकाइन थ्योरी की बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या एजम्पशन लिए थे। सबसे पहले बोला था कि सॉइल जो है हमारी होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड ड्राई है। तो पहला ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो हमारा एजम्पशन है, इसका मतलब ये एजम्पशन है हमारा, हमें तो नॉट एजम्पशन फाइंड करना है। तो आइसोट्रोपिक। अब होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ये हर पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में और हर एवरी पॉइंट के सारे डायरेक्शन में जो हमारी सी की, फाई की और जो गामा की वैल्यू होती है वो सब जगह जो सेम होगी। मतलब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सब डायरेक्शन में हर पॉइंट पर सेम होगी। ये होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का मतलब होता है। दूसरा उन्होंने जो एजम्पशन लिया था वो बोला था कि जो मोस्ट क्रिटिकल सरफेस होगा हमारा, जो मोस्ट क्रिटिकल शेयर सरफेस होगा वो प्लेन होगा। तो जो शेयर सरफेस जो हमारा शेयर सरफेस जो क्रिटिकल सरफेस होगा हमारा, क्रिटिकल सरफेस जो होगा वो हमारा होगा प्लेन, इज प्लेन। फिर वहीं पर अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला था, थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो ग्राउंड सरफेस है हमारा वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो जो ग्राउंड सरफेस है वो पहली बात तो प्लेन है और वो हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और
हमारा इंक्लाइंड भी हो सकता है, तो ये पॉइंट भी हमारा इंक्लूड हो गया हमारे assumption में। और उन्होंने बोला था कि सेमी इन्फिनाइट लेंगे। सेमी इन्फिनाइट का मतलब क्या है कि हमें 2D में वैल्यू मिलेगी, 2D डायमेंशन में एनालिसिस करने में इजी रहेगा, तो सेमी इन्फिनाइट लेंगे। तो अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा एजम्पशन था। तो थर्ड ऑप्शन जो है कि सॉइल इज कोहेसिव, ये हमारा एजम्पशन नहीं था, तो रैंकाइन थ्योरी में ये एजम्पशन नहीं लेगा, तो इसलिए 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन सिलिका गिप्साइट शीट, जो सिलिका और गिप्साइट की शीट होती है, इन केओलानाइट क्ले मिनरल। तो हमारे पास 3 क्ले मिनरल होते हैं, एक होता है हमारा केओलोनाइट, एक होता है हमारा मॉन्ट मोरेलोनाइट। तो यहाँ पर केओलोनाइट के बारे में बात कर रहा है। तो गिप्साइट मतलब किसकी शीट होती है, वो एल्यूमिना की शीट होती है। गिप्साइट जो है हमारी वो एल्यूमिना की शीट होती है, और सिलिका तो आपको पता ही है। तो अगर केओलोनाइट की बात करें तो यहाँ पर पहले एक गिप्साइट की शीट होगी, फिर हमारी एक सिलिका की शीट होगी। तो इस तरीके से हमारी जो शीट होती है वो प्रेजेंट होती है। जो अगर हम इसकी बात करें तो ये गिप्साइट की शीट है, फिर हमारी एक सिलिका की शीट है, फिर इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, फिर हमारी एक गिप्साइट की शीट होती है, और फिर हमारा एक सिलिका की शीट होती है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसी की बात कर रहे हैं। तो जो इनके बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड है वो किस चीज का बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे केओलोनाइट मिनरल में। केओलोनाइट मिनरल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो 2 ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल, लेकिन अगर हम बात करें जो मॉन्ट मोरेलोनाइट होती है, मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल जो होता है, जिसमें हम आप देखोगे कि गिप्साइट की शीट बीच में होती है, ऐसे गिप्साइट की शीट होती है, और ऊपर नीचे हमारे सिलिका की शीट से ये सैंडविच्ड होता है। तो यहाँ पर सिलिका की शीट होगी और यहाँ पर हमारी सिलिका की शीट होगी। तो गिप्साइट की शीट हमारे बीच में सैंडविच होती है सिलिका की शीट में। इसी के तरीके से फिर से हमारा सिलिका की शीट होगी, यहाँ पर हमारा सिलिका की शीट होगी, और बीच में हमारा गिप्साइट आपको देखने को मिलेगा। तो गिप्साइट आपको फिर बीच में देखने को मिलेगा यहाँ पर इधर बीच में। तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इनके बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस बॉन्ड का नाम होता है हमारा वाटर बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है हमारा वाटर बॉन्ड। और वहीं पे अगर इसी सेम शीट में वाटर बॉन्ड की जगह अगर हमारे कोई आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम का आयन प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा होता है एलाइट। तो मोंटमोरोलाइट की शीट ये हो गई, ये मोंटमोरोलाइट की शीट है। और वहीं पे अगर हम एलाइट शीट की बात करें तो सेम ही होता है, बस वहां पर एक ही डिफरेंस होता है, वाटर बॉन्ड की जगह हमारे पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे आयनिक बॉन्ड कहे जाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि इन्होंने केलोनाइट शीट के बारे में पूछा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास इज 20%। तो 20% हमारा सॉइल मास का लिक्विड लिमिट दे रखा है, और 25% हमारा प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट हमें दे रखा है 25%। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने को बोल रहा है, तो बहुत ईजी है। आईपी की वैल्यू हमारी होती है WL माइनस WP। तो अगर WL की बात करें तो वो हमें 20% दे रखा है, और जो हमारा प्लास्टिक लिमिट है वो 25% है। तो वैसे हमारा -5 आ रहा है, लेकिन कभी भी हम नेगेटिव में, जैसे ही हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, प्लास्टिसिटी लिमिट की बात करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करें, तो जो हमारा आईपी है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो हम उसे नेगेटिव में रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी जगह अगर हमारी जैसी वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ गई तो उसे हम लिखेंगे कि आईपी की वैल्यू हमारी 0 है। यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस ऑप्शन में अगर हमारे यहाँ पर ऑप्शन होते, मान लो 5 होता, -5 होता, 0 होता, तो हम 0 को टिक करते हैं। 0 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड। तो फील्ड से हमने एक सॉइल सैंपल लिया है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 दे रखी है, तो जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। वहीं पे वॉइड रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5, 0.75। द कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट, तो एस की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 1, और वर्ड रेशियो एट द वर्ड रेशियो, तो बेसिकली वाटर कंटेंट फाइंड कर रहा है। द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट, तो फुली सैचुरेट करने के लिए सॉइल में वाटर कंटेंट कितना होगा, तो W की वैल्यू निकालनी, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, सहवाग वाला फॉर्मूला पता है, इसको यूज करेंगे। एस की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 0.75 हो गया। W हमारा यहाँ पर फाइंड ही करना हो, ये हो गया 2.5। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 0.75 डिवाइड बाय 2.5, तो यहाँ पर 0 का पूरा खेल है, इस 0 को ऊपर भेज देते हैं, और ये वाला 0 जो है हमारा ना, ये नीचे लेके आ जाते हैं। तो 75 अगर 25 से माइनस डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 30% हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज में लिखना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 30% आंसर आ जाएगा। वाटर कंटेंट हमारा 30% होना चाहिए फुली सैचुरेटेड करने के लिए सॉइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिजिड फुटिंग कोहेसिव सॉइल, तो कोहेसिव सॉइल है उसमें रिजिड फुटिंग है, हमारी रिजिड फुटिंग, तो कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो अगर सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर हम फुटिंग बना लेते हैं, तो एक हम बना लेते हैं सैंड के लिए,
जो कि हमारी होगी नॉन कोहेसिव सॉइल। एक बना लेते हैं हम कोहेसिव, मतलब हमारे क्ले के लिए। तो यहाँ पर वो रिजिड फुटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। सेटलमेंट जो है हमारा यूनिफॉर्म रहता है। ये हमारा सेटलमेंट के लिए हो गया, तो सेटलमेंट हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। कांटेक्ट प्रेशर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, कांटेक्ट प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा क्ले है उसमें कांटेक्ट प्रेशर बहुत जल्दी बन जाता है, तो उसमें कांटेक्ट प्रेशर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो कांटेक्ट हमारा ज्यादा जल्दी हो गया, तो यहाँ पर जो एंड है यहाँ पर कांटेक्ट पहले जल्दी हो जाएगा, फिर हमारे सेंटर में कम देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये इसी तरीके से पूछ रहा है, कोहेसिव सॉइल के बारे में पूछ रहा है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 केस हैं, वो याद ही रखने हैं आपको। ये हमारा रिजिड का केस है, ये हमारा रिजिड का केस है। अभी हम फ्लेक्सिबल के लिए भी देखेंगे। तो रिजिड वाले, जब रिजिड फुटिंग की बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम सेंड की बात करते हैं तो सेंड में क्या होगा, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वहां पर 0 होता है, मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है, मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है अपने सेंटर पे। तो यहाँ पर अभी ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। यूनिफॉर्म तो नहीं होता, यूनिफॉर्म कब होता है, जब सेटलमेंट के बारे में पूछता है, पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। लीनियर और यूनिफॉर्म तो पहले ही कट कर देते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म होगा विद मैक्सिमम एट द सेंटर, तो ये गलत बात है, मैक्सिमम हमारे सेंटर पे नहीं एंड्स पे है। तो नॉन यूनिफॉर्म विद द मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट द एंड्स एंड मिनिमम एट द सेंटर। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेल वहीं पे सॉइल के लिए बोलता है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट एंड्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। वहीं पे अगर हम फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करें, फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेटलमेंट हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता, वहां पर हमारा कॉन्टेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है। तो सबसे पहले अगर वहां पर सेंड के लिए बनाना चाहें, वहां पर हम सेंड के लिए बना रहे हैं, तो मेरा सेंड फुटिंग हो गई, ये हमारा क्ले के लिए हो जाएगा, क्ले के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है ये हमारा यूनिफॉर्म होगा, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है सीपी से हम शो कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म होगा। अब यहाँ पर हमें सेटलमेंट के लिए देखना पड़ेगा। सेटलमेंट के लिए देखेंगे तो सबसे पहले सेटल कौन होता है हमारा, अगर आप देखोगे सैंड और इसमें कंपेयर करें तो क्ले को टाइम लगता है सेटल होने में, और सैंड जो है हमारी वो फटाफट से टाइम, मतलब बहुत जल्दी सेटल हो जाती है। तो अगर इस बेसिस पे भी याद रखें तो आप देखो कि सैंड के लिए जब बनाओगे फ्लेक्सिबल में तो सेटलमेंट ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। वहीं पे क्ले की बात करें तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमारे को स्लो देखने को मिलेगा और फिर हमारा जाके जाके इंक्रीज होगा। तो ये हमारा सेटलमेंट के लिए हो गया। तो सेटलमेंट के लिए अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग में लिखना चाहे तो नॉन यूनिफॉर्म, मैक्सिमम एट द एंड एंड मिनिमम एट द सेंटर, ये हमारा सेंड के लिए हो जाएगा। और क्ले की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म, मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द एंड्स, तो ये फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए देखने को मिलेगा। ये चारों ही डायग्राम आपको याद होने चाहिए, किसी भी फॉर्म में ये एमसीक्यू बन के आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विकसैंड। तो क्विकसैंड के बारे में जो हमारे ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज ओनली अ कंडीशन बट नॉट अ सैंड ऑफ नॉट अ टाइप ऑफ सैंड। तो बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन ही है जिसमें हमारा क्या होता है, 0 हो जाएगा। जब अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा होता है वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है, तब हमें क्विकसैंड कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक कंडीशन ही है, ये कोई तरीके का सैंड नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। इट इज अ कंडीशन एंड अ टाइप ऑफ सैंड टू, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। क्विकसैंड कंडीशन रीचेज व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। जो आईसी की वैल्यू होती है G-1/1 + E, जब ये आईसी की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट हो जाती है तब हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्विकसैंड कंडीशन अकर्स मोर कॉमनली इन कोर्स ग्रेन सैंड एंड ग्रेवल्स देन फाइन सैंड। तो कोर्स ग्रेन सॉइल और इसमें जो है ये ग्रेवल्स में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो इनके बीच में फोर्स है, जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वेल ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है फाइन सॉइल में, हमें ये फाइन सॉइल में ज्यादा देखने को मिलता है। जब हमारा सीपेज फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा होता है और वो 0 को इक्विवेलेंट हो जाता है, तो फिर हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्विकसैंड के बारे में। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंसोलिडेशन टेस्ट, जो कंसोलिडेशन टेस्ट होता है उसमें जब द लोड चेंज फ्रॉम 50 किलो न्यूटन टू 100 किलो न्यूटन, तो लोड का चेंज हो रहा है हमारा 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हमारा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉइड रेशियो चेंज कर रहा है 0.8 से 0.6 के बीच में। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकालने को बोला है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, और एक होता है हमारा फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, तो एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ होता है E1 - E2 अपॉन लॉग, और जो हमारा
इज सिग्मा 1 अपॉन जो हमारा ये लोड लग रहा होता है इसकी वैल्यू अपॉन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लॉग हट जाता है और जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इसका फॉर्मूला हो जाता है एवी से शो करते हैं E1 माइनस E2 होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर लेकिन हो जाता है हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पर हम जो है मॉड लगाते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए थी, तो एवी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। 0.8 माइनस 0.6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऊपर आएगा 0.2 और नीचे हमारा आएगा 100 माइनस 50 करेंगे तो 100 माइनस 50 हो जाएगा मेरा 50। अगर अब हम देखें इसमें डेसिमल है तो इसको डेसिमल हटा देते हैं, 2 अपॉन 500 हो जाएगा, 2 अपॉन 500 हो जाएगा क्योंकि मैंने ये डेसिमल हटा के नीचे कर दिया, तो 2 अपॉन 500 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें, सिर्फ अगर मैं 2 अपॉन 5 को सॉल्व करूं तो 0.4 आएगा और नीचे मेरा 100 चल रहा है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 0.004 मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन। क्योंकि वॉइड रेशियो की कोई भी वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी और नीचे हमारा सिग्मा आ रहा है तो ये अपोजिट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 0.004 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें से हमें जो स्टेटमेंट है वो बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कंसोलिडेशन इज ड्यू टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट अ गिवन वाटर कंटेंट। तो कंसोलिडेशन हमारे वाटर के रिडक्शन की वजह से, जो वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस होता है उसके वजह से होता है, एयर वॉल्यूम वॉइड्स को रिड्यूस करने की वजह से कंसोलिडेशन नहीं, इसकी वजह से हमें कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। वहीं पर अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो कह रहा है कि इन कॉम्पैक्शन वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर ऑफ वॉइड्स। तो ये भी गलत हो गया, कॉम्पैक्शन में हमें एयर का रिड्यूसमेंट देखने को मिलता है, एयर का रिड्यूसमेंट, जो एयर होती है वो बाहर निकल के आती है वर्ड से, और कंसोलिडेशन में हमारा वाटर, जो पोर वाटर होता है वो निकल के आता है। तो दोनों ही अपोजिट थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है हमारा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाउंडेशन आर। तो फाउंडेशन में जो हम अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी के लिए जो 2 क्राइटेरिया के लिए डिटरमाइन करते हैं वो क्या है, टेंसाइल फेलियर एंड कंप्रेशन फेलियर, नहीं बिल्कुल गलत। टेंसाइल फेलियर एंड सेटलमेंट, ये भी गलत है। बॉन्ड फेलियर एंड शेयर फेलियर, ये भी गलत है। हम बस शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट, इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हुआ जो लोड होता है हम उसकी वैल्यू को लेते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल की कौन सी वैल्यू इफेक्ट नहीं करती, तो अगर हम के की बात करें तो ये हमारा होता है गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ पर अगर एक और बात करें तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह एक और हो जाता है, वो है हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, वो भी इन प्रोपोर्शनल में स्क्वायर में। तो ये हमारे को देखने को मिलता है। तो अगर अब हम देखें तो पहला पॉइंट पड़ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, फिर ग्रेन साइज ऑफ पार्टिकल, तो डी की वैल्यू हमारी ग्रेन साइज ऑफ पार्टिकल है, तो ये तो इस पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, तो पोर फ्लूइड पे भी हमारा डिपेंड करता है, इनकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है, वॉइड रेशियो पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए वो पूछा कि किस पे इफेक्ट नहीं करती, कौन इफेक्ट नहीं करता परमेबिलिटी सॉइल का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल। आज हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को मजा आया होगा। आपने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से है, और वहां पर हम बहुत सारे डेली बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वहां पर आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो 1.4 के से ज्यादा लोग अब जुड़ गए हैं, आप भी उस पर जुड़िए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।